आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की करते हैं शुरुआत। दो खास मेहमान हमारे साथ है तैयार, सेठी साहब और पालिया साहब। आप दोनों का स्वागत है। पालिया साहब करिए शुरुआत, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी कजारिया सिरामिक का। ये स्टॉक का अगर हम ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 1300 के आसपास के हाई बने, 1300 के आसपास से जनवरी में हाई बनाए थे। वहां से करेक्शन में स्टॉक ऑलमोस्ट 900 रुपए तक करेक्ट होने के बाद अब वहां पे एक डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बन के स्टॉक में ऑलमोस्ट 15 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट लास्ट वीक में देखने को मिला। आज ओपनिंग के बाद से वापस फॉलो बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। स्टॉक में हमने देखा कि पिछले सेशन में 200 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर स्टॉक अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो जो एक करेक्शन था कहीं ना कहीं उसका रिवर्सल वापस बनते हुए दिख रहा है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म इंटेक्ट तो यहाँ पे बुलिश व्यू यहाँ पे इंटेक्ट ही है। तो हमें लगता है कि अब यहाँ पे स्टॉक में जो रिवर्सल बना है ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म बेसिस पे वापस बाय किया जा सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पे टारगेट आना चाहिए 1260 से 1280 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब यहाँ पे 1080 के आसपास। तो थोड़ा डिप भी अगर मिलता है तो ऐड करेंगे कजारिया सिरेमिक को 1260 1280 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे। तो कजारिया सिरामिक्स है वो स्टॉक जहां पर लॉन्ग टर्म बेसिस पे खरीदारी करने की राय आती हुई राजेश पालिया साहब की तरफ से। आइए सेठी साहब से भी जान ले उनकी लॉन्ग टर्म पिक। सेठी साहब बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। स्टॉक का नाम है फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जो कि आजकल पीसीबीएल के नाम से ट्रेड होता है। 115 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। एक जबरदस्त कंपनी है ये। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है और सिर्फ भारत में नहीं, भारत के अलावा 33 और देशों में इनका कारोबार है। बाकी जिस तरह से इस कंपनी के नतीजे आ गए परसों, इस क्वार्टर के नतीजे बहुत ही दमदार थे। जून क्वार्टर में पैट आया 126 करोड़ का, जो कि पिछले साल था 104 करोड़, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो 88 करोड़ के सामने 126 करोड़ का पैट था। एक्सेलेंट सेट ऑफ नंबर्स इस माहौल में। और रशिया में ये जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो इनके प्रोडक्ट है वो रशिया भी एक वर्ल्ड में सप्लाई जाती है, तो वहां पे भी वो डिस्ट्रप्शन का भी फायदा मिल रहा है। बाकी ये कंपनी जो कार्बन ब्लैक बनाती है, इसके अलावा परफॉर्मेंस केमिकल्स बनाती है, फिर स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक भी बनाती है, जो कि पेंट्स है, प्लास्टिक्स है, इन सब सेक्टर्स में काम आता है। बहुत दमदार फंडामेंटल्स है। अच्छी डिविडेंड यील्ड है अराउंड 4% की, अच्छे रिटर्न रेशियोज है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे, जो कि बहुत ही सस्ते लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 160 रुपए का 9 से 12 महीने का टारगेट। तो ये है आपके लिए पीसीबीएल यानी कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, यहां पर खरीदारी करने की राय लॉन्ग टर्म के लिहाज से आती हुई। आइए अब बढ़ते आगे। वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का। आज हमारे साथ देश का दिग्गज बैंक बंधन बैंक कार्यक्रम में हो रहा है शामिल। बातचीत करेंगे उनसे नतीजों पर। बंधन बैंक 2001 में नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइजेस के तौर पर बंधन बैंक ने शुरुआत की थी और 2015 में बंधन बैंक ने बैंक के तौर पर कामकाज शुरू किया था। और इस वक्त करीबन 3.25 करोड़ कस्टमर हैं कंपनी के और लगभग 93,000 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट। देश भर में 5,640 से ज्यादा की बैंकिंग आउटलेट्स। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि स्टेटिस्टिक्स में एमएससी कर चुके हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से आपने स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का प्रोग्राम किया है। 30 साल से ज्यादा का गहरा और लंबा अनुभव घोष साहब का है बैंकिंग सेक्टर का। घोष साहब बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। पहले नतीजे हमारे दर्शकों के सामने रख दूं और उससे बाद आपसे मैं सवाल पूछूंगा। नेट इंटरेस्ट इनकम 19% बढ़कर आई है 2,514 करोड़। मुनाफा जबरदस्त बढ़ा है 138% बढ़ा है और 886 करोड़ पर जहां पहुंचा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 8.5% से घटकर 8% रहे। ये तो साल दर साल मैंने स्टैंडर्ड लोन पर बताए हैं। और तिमाही दर तिमाही एसेट क्वालिटी देखें तो ग्रोथ एनपीए 6.5% से बढ़कर 7.25% है। नेट एनपीए 1.7% से बढ़कर 1.9%, यानी कि एसेट क्वालिटी में हल्की सी कमजोरी आई है। सबसे पहले सर जानना ये चाहता हूं कि मुनाफा बढ़िया दिख रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़िया दिख रही है, लेकिन मार्जिन 0.5% घटकर आए 8.5% से 8%। क्या वजह रही है सर इसकी? If you see that the last quarter it was an 8.7%,
and which is the March Right, sir. quarter. And if you see that in the March quarter, lots of NPA customers, they are closed their accounts, so that it has been come to this high NIM. But this quarter is a muted quarter for business. After that also has come to 8%. Our always the targeted on that the 7.5 to 8.5. So we are always alive on that, and we expected this financial year it will be like to continue in this line. परफेक्ट सर। घोष साहब, एक और चीज, वैसे जनरली बैंक्स के एनपीए अब स्टेबल है, बढ़ नहीं रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देख रहा हूं तो आपके एनपीए थोड़े से ग्रोस लेवल पर और नेट लेवल पर हल्के से बढ़कर आए हैं। तो एसेट क्वालिटी में ये जो थोड़ी सी कमजोरी दिखी है उसकी वजह बताएं, और साथ ही आगे आउटलुक बताइए सर, एसेट क्वालिटी कैसी रहेगी? Now, if you see that there is a small amount of the NPA has increased, which is the 0.6% of my total advances, which is the normal on that 0.5 to 1% normally seasonality basis, it will be come down again come up. And futuristic point of view, our net NPA is a 1.9%. We are always targeted on that. The below 2% it will be continue. Whatever we are stands now 1.9%, it can be the close of this year, it will become to the 1.5%. ओके, डिपॉजिट और लोन्स दोनों में आपकी जो ग्रोथ है सर बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है, एडवांसेस में भी और डिपॉजिट्स में भी। पूरे साल के लिए क्या आउटलुक है, और ये इसी तरह की स्ट्रांग ग्रोथ आगे भी देखने को मिलेगी सर? नहीं, अब देखिए हमारा जो बिजनेस ग्रोथ आया 20% वो फर्स्ट क्वार्टर में, एंड फर्स्ट क्वार्टर बिजनेस ग्रोथ ऑलवेज इट इज ए म्यूटेड। सो सेकेंड क्वार्टर से वो जो फेस्टिवल शुरू हो जाएगा, दशहरा एंड द दिवाली, उसका टाइम में हमारा बिजनेस ग्रोथ स्टार्ट होता है ईयर का लिए, एंड स्टार्ट होने के क्लोज होता है मार्च में। तो इसीलिए जो भी देखा 20% वो वेरी हाई है, बट वो मार्च तक जाएगा तो 20 to 25% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर आएगा। जी घोष साहब, एक और बात आपसे पूछना चाहता हूं। जनरली जब भी बंगाल, असम, वहां पर कोई बाढ़ वाली सिचुएशन होती है तो लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि बंधन बैंक की एसेट क्वालिटी पर कुछ असर आएगा, थोड़े लोन्स वगैरह जो भी दिए उनके पेमेंट्स आने में दिक्कत होगी। हाल ही में असम में बड़ा फ्लड हुआ है, क्या कुछ आपके कलेक्शंस पर फर्क पड़ा है सर? असम का जो फ्लड आया वो अभी नॉर्मल हो गया, और इसीलिए लास्ट क्वार्टर में हमारा जो कलेक्शन इफिशियंसी है वो 98% नेशनल है, असम का 95 हुआ। अगेन हम देखते हैं कि वो जुलाई में जो कलेक्शन इफिशियंसी आया वो अगेन इट इज कमिंग टू नॉर्मल। सो इसीलिए वो जो माइक्रो क्रेडिट का प्रोग्राम है, वट एवर वी आर लेंडिंग टू दिस द अनरिच्ड पीपल बॉटम ऑफ द पिरामिड, वो पीपल को थोड़ा फ्लड आने के बाद और साइक्लोन आने के बाद समटाइम्स इट विल बी इम्पैक्ट, एंड हमारा प्रैक्टिस देखते हैं वो 3 से 4 वीक लगता है वो मेकअप करने के लिए, बिकॉज उसका पीपल को तो फंडिंग चाहिए बिजनेस करने के लिए, अदरवाइज उसका पास तो ऑप्शन है मनी लेंडर, वो हायर इंटरेस्ट उधर से लेना पड़ेगा, तो इसीलिए वो क्विक भी बैक भी करता है। तो हमारा जो देखते हैं वो होता है, but again because if you see that the last 2 years pandemic का time और अम्फन भी आया, years भी आया, but after that also the collection efficiency again coming back to normal is at 98%. that is the thanks to my customers. customer को बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है, एवं so that it is money is coming back. So we are not worried about it. We are always face it, and we know that how we can be like to manage it. So this is the position today. परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए, नतीजों पर और पूरे साल का आउटलुक हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। बंधन बैंक के एमडी और सीईओ
चंद्रशेखर घोष साहब बताते हुए अपने बैंक की योजनाओं के बारे में। छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सबका जैसी कमाई में। आइए, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है। वक्त पोजिशनल पिक का। राजेश पालिया साहब बताइए आपकी पोजिशनल पिक। पोजिशनल पिक में जो स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है आरपीजी लाइफ साइंसेज। अगर ये स्टॉक में देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से लोअर साइड से रिकवरी बनी है, अब स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे क्रॉस करके उसके ऊपर अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो 600 रुपए के ऊपर अब ये स्टॉक हमें लगता है अब सस्टेन रहेगा। तो यहाँ से नेक्स्ट टारगेट जो इसका पोजिशनल बेसिस पे बनना चाहिए वो करीब आना चाहिए 690 से 720 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो आरपीजी लाइफ साइंसेज पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 575 का और टारगेट होंगे अपसाइड के 690 से 720 तक की। परफेक्ट। तो आरपीजी लाइफ साइंस में खरीदारी करने की राय पालिया साहब की तरफ से। सेठी साहब ने पीसीबीएल लॉन्ग टर्म के तौर पर चुना है। बताएं सर आपकी पोजिशनल पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो मेरी पोजिशनल पिक है स्टॉक का, एक पेपर स्टॉक है, स्टॉक का नाम है वेस्ट कोस्ट पेपर। पहले भी कई बार मैंने रिकमेंड किया हुआ, अभी 371 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अनिल जी देखिए, 2-3 दिन पहले एसएसआई पेपर के नतीजे आए, नतीजे बहुत ही दमदार थे और उसी तर्ज पे मुझे लगता है पूरा पेपर सेक्टर इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में अच्छा करना है। और उसके अलावा हमने देखा जुलाई 1 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन किया है उसका एक फायदा होना है। फिर लास्ट वीक खबरें थी चाइना में पेपर के प्राइसेस चाइना में बढ़ाए हैं, तो उसका भी फायदा होना है। बाकी अब इस कंपनी के स्पेसिफिक फंडामेंटल्स देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, फिर आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 15% के, डेट इक्विटी रेशियो 0.26 और ये जो कंपनी के वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं बिकॉज ये कंपनी आंध्रा पेपर जो कि इनकी ग्रुप कंपनी है लिस्टेड स्पेस में, उसमें 72.2% स्टेक ओन करती है जिसकी वैल्यू आती है 1000 करोड़ और इस कंपनी की खुद की मार्केट कैप आज सिर्फ 2450 करोड़ है। तो इस तरह के वैल्यूएशन डिस्काउंट पे स्टॉक ट्रेड करता है। बाकी अच्छा डिविडेंड यील्ड है, पिछले साल 7 रुपए का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। और बाकी एफआईएस में अराउंड 10.4% स्टेक ओन करते हैं जिसमें निप्पॉन लाइफ है, एलएनटी है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 400 रुपए का, 360 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए वेस्ट कोस्ट पेपर, 400 का टारगेट, 360 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करें। आइए कुछ 10 की कमाई के आइडियाज भी ले जाएं और जैन साहब से लेते हैं उनकी 10 की कमाई की पिक। जैन साहब बताएं सर। मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ हरिसम मलयालम और देखिए ये स्टॉक मैंने जेम्स में भी दिया हुआ है और सबसे बढ़िया बात है आज ये स्टॉक्स चल रहे हैं। चाय वाले स्टॉक्स में कुछ चाल है आज, हालांकि मार्केट्स वीक है, बट जब मार्केट्स वीक रहते हैं तो कौन से सेक्टर चल रहे हैं तो उनमें से ये सेक्टर दिखा मुझे कि ये चल रहा है तो मैंने इस स्टॉक को दिया। और सबसे बढ़िया बात है ये कंपनी देखिए गोयनका ग्रुप की कंपनी है, हर्षवर्धन गोयनका जी प्रोमोटर्स हैं और काफी पुरानी कंपनी, मतलब द ओल्डेस्ट कंपनीज, मतलब आप 150 साल पुरानी पेडिग्री वाली कंपनी। साउथ इंडिया में एकदम बहुत जबरदस्त नंबर ऑफ प्लांटेशन है, टी, रबर, फ्रूट, स्पाइसेस सब में है और फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया है। और ऊपर का लेवल अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छा ऊपर टच करने के बाद अभी नीचे आया हुआ है, तो बिल्कुल इस लेवल पे मुझे रिस्क नहीं लगती है। और आप देखिए 250 का लेवल ऊपर दिखाया और नीचे 128-30 रुपए के लगभग बॉटम बनाया और बहुत ही फैंटास्टिक फंडामेंटल से पिछले 3 साल के प्रॉफिट की कैगर भी 43% की रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे भी सस्ता लगता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 16% के लगभग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18% और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, कमोडिटी बिजनेस है तो वहां पे भी अच्छे हैं। और जो मैंने कहा कि डाउनसाइड रिस्क कम है और ऊपर काफी गया हुआ है, तो बिल्कुल इन लेवल्स पे स्टॉक को लेना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया रहते हैं और मार्च का क्वार्टर जनरली बढ़िया रहता है। लास्ट 2 साल से कंपनी में गजब की प्रॉफिटेबिलिटी आई है। मार्च 2021 में 40 करोड़ का पैट था और मार्च 2022 में 23 करोड़ का पैट। तो इस तरीके से कंपनी देखिए 200-300 करोड़ की कंपनी में इतने बढ़िया पैट और इतने सारे एसेट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट पे खड़े हैं, तो मेरे हिसाब से स्टॉक को लेना चाहिए आराम से और 175 के टारगेट के लिए। 175 के टारगेट के लिए हैरिसन मलयालम यहां पर करनी है आपको खरीदारी। सिमी जी आपसे भी लेते हैं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक, बताएं मैम। दीपांशु 10 की कमाई के लिए आज ऐसा स्टॉक चूज किया है जो इस सुस्त मार्केट में बहुत अच्छा तंदुरुस्त के साथ चलेगा। स्टॉक आज देखो मार्केट में कमोडिटी केमिकल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मेरा एक पसंदीदा स्टॉक इंडिया ग्लाइकोल, जो मेरा पहले भी मैंने पिछले कई बार मैंने रिकमेंड किया था
ये स्टॉक आज भी मैंने चूज किया है। स्टॉक लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन का जो भी हाई बना था, कंसोलिडेशन के बाद उसका ब्रेकआउट आज कर दिया है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, अभी डे हाई के आसपास है। ब्रेकआउट का लेवल था 895, उसके ऊपर इसका ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे 890 का स्टॉप लॉस सिर्फ वही लगाएंगे और एकदम आंखें बंद करके इसको खरीदेंगे। पहला टारगेट 935 का होगा, दूसरा होगा 950, तीसरा होगा 970। इसमें ऐसा फॉर्मेशन है दीपांशु जो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे पोजिशनल जाएंगे तो एक महीने के अंदर 1050 1100 का टारगेट भी दिखा सकता है। तो इंडिया ग्लाइकॉल्स में खरीदारी करने का सलाह होगा मेरा। 10 की कमाई का स्टॉक इंडिया ग्लाइकॉल्स। ओके, तो इंडिया ग्लाइकोल है वो स्टॉक जो पसंद है सिमी जी को 10 की कमाई के तौर पर। यहां पर 935, 950, 970 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। 894, 894 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए राय। आइए बढ़ते आगे। अब वक्त शॉर्ट टर्म पिक्स का। राजेश पांडे साहब बताएंगे पहले हमें शॉर्ट टर्म पिक। आरपीजी लाइफ है उनकी पोजिशनल पिक। बताएं राजेश जी। शॉर्ट टर्म पिक में जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है लिंडे इंडिया। स्टॉक में अगर हम देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से 6th कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप तो स्टॉक के पॉजिटिव है और पिछले दिनों में जरूर एक करेक्शन हुआ था, उसके बाद रिकवरी भी काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। जिस तरीके की रिकवरी पिछले 5-6 हफ्तों से यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ भी आगे आने वाले हफ्तों में बढ़ते हुए दिखेगा। अभी हम शॉर्ट टर्म में यहाँ पे टारगेट जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 3550 से 3900 तक का अपसाइड का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। तो 3660 से 3620 की रेंज में हम बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3570 का और लिंडे इंडिया पे बाय करने की सलाह है 3850 से 3900 के टारगेट के। ओके, 3850, 3900 ये दो टारगेट खरीदारी करने के लिए लिंडे इंडिया पर आपके लिए पालिया साहब की तरफ से। सेठी साहब बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक सर। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है स्टॉक का नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स, जो कि अभी 932-33 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। भारत की एक दिग्गज स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स बनाने वाली कंपनी है जिसका एक डोमिनेंट 55% का मार्केट शेयर है भारत के मार्केट में। बहुत ही दमदार कंपनी है और इनका एक नया प्लांट भी रायपुर में इस क्वार्टर में शुरू हुआ है, हालांकि लिमिटेड चालू हुआ है, तो उसके कुछ फायदे इस क्वार्टर के नतीजे में आने लगेंगे और ये नतीजे इसके आ रहे हैं परसों बुधवार को। और मुझे लगता है इस तरह की जो कंपनियां जिनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो है मेटल्स, जैसे स्टील है, तो स्टील के दामों में जो गिरावट आई है उसका एक भरपूर फायदा इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है नतीजे बहुत ही अच्छे रहेंगे। बाकी एक जबरदस्त कंपनी है, एक बहुत ही शानदार इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। फिर इन्होंने जो साउथ बेस्ड संकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में भी 10% के करीब हिस्सेदारी खरीदी है और वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को पुख्ता और मजबूत करने के लिए किया है। फिर इनका एक डिजिटल भी है, आलिशान ऐप है जिसके थ्रू ये करीबन 40,000 फैब्रिकेटर्स से कनेक्टेड है। मार्च क्वार्टर बहुत ही दमदार था और ये जो स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स है, ये जो मार्केट है ओवरऑल इंडिया के स्टील मार्केट का सिर्फ 4% है, जबकि ये ग्लोबली 8 से 9% है। तो मुझे लगता है इस कंपनी का भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है और बाकी शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी बहुत अच्छा लग रहा है। परसों नतीजे के लिए प्ले है। मुझे लगता है इस स्टॉक को खरीदे करंट लेवल्स पे। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 960 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 910 रुपए का। ओके, 910 के स्टॉप लॉस के साथ 960 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये राय एपीएल अपोलो ट्यूब्स पर आपके लिए आती हुई सेठी साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है दूसरे न्यूज पर न्यूज सेगमेंट का। और आज हमारे साथ एक और हाल ही की लिस्टेड कंपनी कार्यक्रम में हो रही शामिल और उसका नाम है ई मुद्रा लिमिटेड। ई मुद्रा लिमिटेड, आइए स्वागत करते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वेंकटरमन श्रीनिवासन सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ले चुके हैं। CACS ICW है और IT सेक्टर में 34 साल से गहरा का अनुभव आप रखते हैं। पहले मैं नतीजे आपके सामने रख दूं, साल दर साल नतीजे बेहद मजबूत नजर आएंगे। आय में 22% की बढ़ोतरी है, 52 करोड़ पहुंचा है। कामकाजी मुनाफा 41% बढ़कर 20 करोड़ के ऊपर है। मार्जिन 39.25% के आसपास है, साल दर साल देखेंगे तो बढ़कर आए हैं और मुनाफा 44% बढ़ा है, 14 करोड़ पहुंचा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रख दूं, अगर आप रिजल्ट तिमाही दर तिमाही देखना चाहें तब भी दमदार है। रेवेन्यू 45 करोड़ से 52 करोड़ बहुत अच्छा कहा जाएगा। ईबिटा 18 करोड़ से 20.5 करोड़ बहुत बढ़िया है।
मार्जिन स्टेबल है, 40% से 39% लगभग सेम है, और मुनाफा 11 करोड़ से 14 करोड़। तो हर एक पैरामीटर पर नंबर्स बहुत दमदार नजर आ रहे हैं कंपनी के। सर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिख रही है कंपनी की इस क्वार्टर में। क्या खास ट्रिगर्स हैं सर, बताएं पहले। Mainly in this quarter, the international business did very well. So we did lot of projects on the Okay. international side, both as a certifying authority for telecom industry and also in the blockchain, then various things. So that really took care of this quarter. And we also see a strong demand both in international as well as in the domestic market. So that's where this quarter performance was very good. ओके। हर साल सर आपके मार्जिन भी काफी इंप्रूव हो रहे हैं। FY20 में 27% है, 21 में 30%, FY22 में आपने लगभग 37% मार्जिन रखे, अब 39-40% के आसपास है। क्या मार्जिन सेफ हैं, अज्यूम करना है कि आपकी कंपनी मेंटेन करेगी 40% प्लस, या यहां से भी और इंप्रूवमेंट हो सकता है सर मार्जिन में? Beyond this, maybe little bit it can improve, but it can really maintain at this margin. Because ours is a product industry. Okay. More and more product we sell, then Right, sir. correspondingly the cost doesn't increase. But now with more of international market expansion and all that, we have to increase the manpower across many countries. So that may, though margin can improve, that can also improve cost. So it is better to assume that margin can be maintained at this level, or maybe marginally it can increase. ओके। श्रीनिवासन सर, आपने बोला कि इंटरनेशनल बिजनेस से बड़ी हेल्प मिली है। ये लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू बाइफर्केशन मेरे पास है। इंटरनेशनल बिजनेस वाज अराउंड 37%, इंडियन बिजनेस 63%। इस रेशियो में कुछ चेंज हुआ है इस क्वार्टर में सर? Yeah, in this quarter, this out of 52 crore, the international business itself constituted 19 crore. So that way, almost Okay. that 35-36% is international business. In the domestic business, the enterprise business, Okay. because some of the sites were not ready, that much implementation and billing could not be done. So that's where it is slightly on the lower side. And the trust service business is almost similar, because generally in the first quarter, generally the filing season starts from the second quarter, and also a lot of government related business starts in the last quarter. So first quarter, little bit, earlier days seasonality was very high, now it is not much, but still little bit it is, generally will be first quarter will be lower on the trust service business. So that's why international business percentage has considerably increased. सर, जनरली हमने देखा है कंपनी का बेस छोटा होता है तो ग्रोथ इजीली काफी बढ़िया आ जाती है, लेकिन जैसे जैसे अब आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, पब्लिक लिस्टेड भी हो चुकी है, बेस भी थोड़ा बढ़ रहा है, आपके इन्वेस्टर्स को जरा अंदाजा दें सर, ये फाइनेंशियल ईयर FY23 किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद कंपनी से कर सकते हैं, किस तरह की रेवेन्यू प्रॉफिट में ग्रोथ हो सकती है सर? We can do good performance, as I had earlier mentioned, because the market research report and all is projecting in the enterprise side about 30-35% growth. We are also aiming towards that. And globally, the digital transformation and the cyber security industry is going very well. So that's where, though I am not able to provide any guidance, but really we are working very hard to grow in a good way. ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक इस साल का भी। वेंकटरमन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। ई मुद्रा लिमिटेड बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आती हुई दिखी है इस क्वार्टर में, दमदार परफॉर्मेंस, प्रॉफिट, रेवेन्यू, मार्जिन्स और मुनाफे के लेवल पर सभी पैरामीटर्स पर अच्छी परफॉर्मेंस। आइए बढ़ते आगे, और 10 की कमाई का स्टॉक है हिमांशु जी के पास। हिमांशु जी बताइए सर। अनिल जी, एलजी बालाकृष्णन, एलजी बॉस के नाम से जिसका टिकर है, 685-690 रुपए के करंट लेवल्स है। मुझे लगता है जी पोजिशनली 10 की कमाई के तौर पर इस स्टॉक में खरीदारी करके चला जा सकता है। करंट लेवल से लेकर 650-660 तक की अच्छी एक्यूमुलेशन की जोन है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 3 महीने में ये स्टॉक 750 रुपए तक के टारगेट दिखाने का पोटेंशियल रखता है, तो यहाँ पर मेरी तरफ से इसमें आज एक पोजिशनल खरीदारी की रिकमेंडेशन रहेगी। 750 का टारगेट एलजी बाला, इस पर करके चलें खरीदारी। सुमित जी की 10 की कमाई का स्टॉक एक ट्रेडिंग कॉल है सुमित जी की तरफ से। आइए बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी।
दीपांशु सेल साइड का ही कॉल है, बिकॉली का कॉल नजर पे रडार पे आया है। 130 का भी भाव है, 129.50 टू बी वेरी प्रिसाइज। स्टॉक का नाम है ओएनजीसी। ओएनजीसी के अंदर सेलिंग प्रेशर है, पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा अपमूव दिखाया, लेकिन आज और लास्ट 2 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। ओएनजीसी में यहां से सेलिंग प्रेशर इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है। 125 रुपए से लेके 120 रुपए तक के लेवल ओएनजीसी में नीचे में देखने को मिलने चाहिए। यहाँ पे बिकॉली करें, ऊपर के अंदर ओएनजीसी का जो रेजिस्टेंस है 134 रुपए 135 रुपए के पास है। 134 का स्टॉप लॉस लगा के ओएनजीसी में यहाँ पे सीएफडी पे बिकॉली करें, 125 रुपए से लेके 120 रुपए तक के लेवल इस हफ्ते में ओएनजीसी में देखने को मिलने चाहिए। तो बिकॉली करें ओएनजीसी। 120 के लेवल्स के लिए बिकवाली करनी है ओएनजीसी, ये इस समय आपको काउंटर गिरते हुए दिखेगा। अभी बाजार भी थोड़े अब ज्यादा कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। 16,600 के नीचे निफ्टी फिलहाल मंडराते हुए दिख रहा है और कमजोरी ऑयल एंड गैस से ही आ रही है। ओएनजीसी की अभी सुमित जी ने बात करी, रिलायंस इंडस्ट्री 4% नीचे सबसे ज्यादा प्रेशर से, और जीएसपीएल इससे भी आपको कमजोरी आती हुई दिख रही है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जो इस समय बाजार की वीकनेस में योगदान दे रहे हैं। कोटक बैंक ये नतीजों के बाद से सुस्ती बना हुआ है और इस पर अभी भी आप दबाव बनते हुए देख रहे हैं। डेज लो पर कोटक बैंक ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो बैंक से यहां पर थोड़ा ज्यादा प्रेशर इस समय बना हुआ है। एक बार जरा कोटक बैंक के चार्ट पर भी राय ले लेते हैं जय की तरफ से। जय, कोटक बैंक, अच्छा जय हमारे साथ तो नहीं है इस समय, बंसल जी से एक बार राय लूंगा मैं कोटक बैंक पर। बंसल जी 1800 के नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है, लगभग 2% की गिरावट। कोटक बैंक के लिए अगला इंपॉर्टेंट लेवल क्या बनेगा सर? दीपांशु, ये यहाँ पर वही 1790 का ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 1797 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो जिन्होंने ले रखा है दीपांशु, मेरा ऐसा मानना है 1790 एक मेजर लेवल है। ये लेवल्स टूटते हैं तब यहाँ से निकलने की राय होगी। और इन स्तरों पे अगर दीपांशु कोई बैंक को खरीदना है, बैंकिंग में अगर नई ट्रेडिंग पोजीशन लेनी है, तो एचडीएफसी बैंक मुझे लगता है बेस्ट है। तो इन स्तरों पे एचडीएफसी बैंक खरीदारी की राय होगी। तो एचडीएफसी बैंक पर ज्यादा फोकस करें, कोटक पर आपको दबाव बनते हुए दिख रहा है। आइए पालिया साहब, वैसे तो हमारे साथ एसपीएल मिड कैप्स के लिए जुड़े हैं, बट एक ट्रेडिंग कॉल भी है उनके पास, तो बिगुल उनके लिए बीटीएसटी का। बताएं पालिया साहब। दीपांशु जी, जो स्टॉक बाय करने की सलाह दे हैं वो है अतुल लिमिटेड। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से आज लॉन्ग एडिशन बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है स्टॉक में जो फॉर्मेशन बन रहा है अभी अपना एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करते हुए दिखेगा वीकली सेटअप के हिसाब से। तो यहाँ पे अतुल लिमिटेड के फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। 8945 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए करीब 9040 तक के। स्टॉप लॉस करीब यहाँ पे 8890 का। तो अतुल लिमिटेड पे बाय करने की सलाह है। ओके, अतुल लिमिटेड है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय। सारे के सारे केमिकल स्टॉक्स आज टॉप गेनर में दिख रहे हैं, चाहे आप नवीन फ्लोरिंग जो नतीजों के बाद टॉप गेनर है, उसके ठीक पीछे एसआरएफ, फिर अतुल और साथ ही दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज जैसे शेयर भी आज अच्छे खासे मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। तो यहां पर भरपूर तेजी बनती हुई दिख रही है। 8890 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें 9040 के टारगेट के लिए। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, राजेश पालिया साहब, सेठी साहब, जैन साहब, हिमांशु जी और सिमी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और मॉर्निंग शो में हमारा साथ देने के लिए। दोपहर में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक मुझे और दीप को इजाजत दीजिए और हर रोज की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। सब लोग एक साथ मिलकर कहेंगे जय हिंद।